कार्ल मार्क्स, एक ऐसा नाम जो बेवक्त दानिशवरी, इनकलाब और शायद शदीद तनाज़ुअ की भी अलामत है। जी हाँ। आज हम उन ज़राए का गहरा जायजा ले रहे हैं जो हमें मार्क्स की जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनके उन नजरियात को समझने में मदद देते हैं जिन्होंने दुनिया पर इतने गहरे नकूश छोड़े। जी, और हमारा मकसद सिर्फ उनके नजरियात को आप कह लें फहरिस्त बनाना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये देखना है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी, जो जद्दोजहद थी उनकी, जलावतनी, गुर्बत, उसका उनके इनकलाबी ख्यालात से क्या ताल्लुक बनता है। सही। जो मवाद हमारे पास है उसमें सवानी ही तफसीलात भी हैं और उनकी अपनी तहरीरों के इक्तबासात भी। ठीक। तो ये ताल्लुक समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए मार्क्स की ज़ात से शुरू करते हैं। ट्रेयर में पैदाइश, एक यहूदी खानदान में, जी। मगर वालिद ने हालात के तहत ईसाईयत कबूल कर ली। बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ वाकई हैरान करती है वो उनकी वो बुलंद फिक्री और दूसरी तरफ लंदन में जिलावतनी की जो कठिन जिंदगी थी उसके बीच का तजाद है। हाँ, वो तजाद बहुत वाज़ेह है। डीन स्ट्रीट के वो तंग फ्लैट में खानदान के साथ रिहाइश, इतनी गुर्बत कि सुनाहे घर के चांदी के बर्तन तक गिरवी रखने पड़े। जी हाँ, ये बातें मिलती हैं। और फिर मुसलसल बीमारी, खास तौर पर वो तकलीफ-दे फोड़े जिनका जिक्र वो अपनी तहरीरों में भी करते हैं। बिल्कुल, ये तजाद उनकी शख्सियत का भी कहीं ना कहीं हिस्सा था। अच्छा। वो ब्लाके ज़हीन थे, गैर मामूली तौर पर पुरअज़्म, कभी कभी अपने नज़रियाती मुखालिफिन के लिए सख्त भी हो जाते थे। लेकिन ख़ानदानी दायरे में या दोस्तों के साथ उनका रवैया मुख्तलिफ था। यानी नरम दिल भी थे। जी, जैसे प्रशन जासूस की रिपोर्ट में उनके घर के माहौल का जिक्र है, या फिर बेटे एडगर की मौत पर विल्हेम लिब्कनख्त का बयान, वो उनके नरम पहलू को दिखाता है। और एंगल्स का किरदार, फ्रेडरिक एंगल्स? ओह, वो तो बहुत किलीदी था। उनकी दोस्ती सिर्फ माली एआनत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बल्कि एक गहरा फिक्री इश्तिराक था जो शायद उनके काम के लिए नागुज़ीर था। तो इसी पस मंजर में, यानी उनकी जिंदगी के हालात को देखते हुए उनके नजरियात ज्यादा मायने खेज लगते हैं। जी। पहला अहम नजरिया बेगानगी, एलियनेशन। जी, एलियनेशन। उन्होंने पेरिस और लंदन की फैक्ट्रियों और मजदूर बस्तियों में जो कुछ देखा, खास तौर पर 1844 के अपने मसवदात में, हाँ, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, जी, उसे इस तसव्वुर की शक्ल दी, यानी मजदूर अपनी बनाई हुई चीज से, खुद पैदावारी अमल से, अपनी इंसानी ज़ात से और फिर दूसरे इंसानों से कैसे कट जाता है, बेगाना हो जाता है। और मार्क्स के लिए इस बेगानगी की जड़ वो सरमायादाराना निज़ाम था। अच्छा, निज़ामी मसला था। उनके मुताबिक जी, इस निज़ाम में मेहनत इंसान की तख्लीकी सलाहियत का इजहार नहीं रहती, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया बन जाती है। ये एक मशक्कत भरी सरगर्मी होती है, इसमें खुशी नहीं। जैसा कि वो लिखते हैं, ये काम करने वाले की अपनी बेसाख्ता सरगर्मी नहीं, यानी अपनी मर्जी की नहीं। जी, ये किसी और से ताल्लुक रखती है और खुद का नुकसान है। ये एहसास कि आपकी मेहनत आपकी अपनी नहीं रही। शायद उनकी ज़ाती माली मुश्किलात ने भी इस एहसास को बिल्कुल तक़वियत दी होगी। इसी से जुड़ा हुआ उनका दूसरा कलीदी नजरिया है तबक़ाती जिद्दोजहद और इनकलाब का। जी हाँ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की वो मशहूर तरीन सत्र है कि अब तक के तमाम मौजूदा माशरे की तारीख तबक़ाती जिद्दोजहद की तारीख है। बिल्कुल। यानी सरमायादार तबका, जिसे वो बुर्जवाजी कहते हैं, जी, बुर्जवाजी, और मेहनतकश तबका, प्रोलेतारिया, इनके दरमियान एक मुस्तकिल कशमकश जारी है। और ये ख्याल उनकी तारीखी मादियत के वसीतर नजरिए का हिस्सा है। तारीखी मादियत वो क्या है? यानी कि माशरे की बुनियाद उसके माशी निज़ाम पर होती है और सियासत, कानून, नजरियात, ये सब इसी बुनियाद पर इस्तवार होते हैं, एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा। तो मार्क्स का तज्जिया था कि सरमायादारी अपने अंदरूनी तजादात की वजह से, कैसे तजादात? जैसे मुनाफे की शरह में गिरावट का रुझान या फिर पैदावार की ज्यादती के बहरान, उनकी वजह से खुद ही अपनी तबाही के असबाब पैदा करती है। तो ये कशमकश फिर इनकलाब तक ले जाती है? उनके नज़दीक लाजमी तौर पर। मैनिफेस्टो के अल्फाज में बुर्जवाजी सबसे बढ़कर अपने गुरकन पैदा करती है, उसका जवाल और प्रोलेटेरिया की फतेह यकसा तौर पर नागुज़ीर हैं। काफी पुरएतमाद बयान है। जी। और इस इनकलाब का हतमी मकसद क्या था? उनका तीसरा कलीदी तसव्वुर इश्तराकियत,
یا کمیونزم؟ جی، کمیونزم۔ ایک ایسا معاشرہ جو طبقات سے پاک ہو، جہاں ریاست کی ضرورت نہ رہے۔ ریاست سے پاک؟ جی، اور وسائل کی تقسیم کا اصول ہو، ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ یہاں یہ فرق سمجھنا بہت اہم ہے۔ کس چیز میں فرق؟ مارکس کا یہ تصور اور جو 20ویں صدی میں حقیقی سوشلزم کی ریاستیں سامنے آئیں، جیسے سوویت یونین وغیرہ، ہاں، ان میں فرق ہے۔ جی، بہت فرق ہے۔ مارکس کا زور نیچے سے سوشلزم پر تھا، یعنی مزدور طبقے کی اپنی جدوجہد اور خود مختاری سے آنے والی تبدیلی۔ اچھا، اوپر سے مسلط کردہ نہیں؟ بالکل نہیں، نہ کہ کسی پارٹی یا ریاست کے اوپر سے مسلط کردہ کنٹرول پر۔ ان کے خیال میں جب طبقات ختم ہو جائیں گے تو ریاست، جو ایک طبقے کے دوسرے پر تسلط کا اوزار ہے، تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی؟ جی، وہ خود بخود غیر ضروری ہو کر مرجھا جائے گی۔ withering away of the state۔ تو یہ مارکس کی زندگی اور فکر کے چند اہم پہلو تھے جن کا ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں جائزہ لیا۔ جی، ان کی میراث ظاہر ہے پیچیدہ اور متنازع ہے، لیکن نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، اور اسی حوالے سے شاید سامعین کے لیے ایک آخری نقطہ غور طلب ہو سکتا ہے جو براہ راست ہمارے ذرائع سے ہی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، مارکس کا ایک بنیادی موقف تھا کہ زندگی شعور کا تعین کرتی ہے، یعنی ہمارے حالات ہماری سوچ بناتے ہیں۔ جی، اور دوسرا ان کا اصرار تھا کہ فلسفیوں نے صرف دنیا کی مختلف طریقوں سے تشریح کی ہے، اصل نقطہ اسے تبدیل کرنا ہے۔ The point is to change it۔ بالکل، تو ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ مارکس کی اپنی زندگی کے تجربات، وہ شدید غربت، جلاوطنی، مسلسل بیماری، دانشورانہ تنہائی، ان سب نے نہ صرف ان کے انقلابی نظریات کو جنم دیا بلکہ ان کی جو مخصوص شکل ہے اور ان میں جو ایک فوری تبدیلی کی شدید خواہش نظر آتی ہے، اس کو بھی براہ راست تشکیل دیا ہو؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ ذاتی تجربات کس حد تک نظریے کی شدت اور سمت متعین کرتے ہیں۔ جی، سوچنے کی بات ہے۔